लगभग 6 महीने जो है अब सरकार बने हुए हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम की पिछले एक दिहाई से अगर हम बात करें तो एक दरीना मांग थी कि इस रियासत में भी जो है वो अपनी एक सरकार हो, चुनिंदा सरकार हो आवाम की, जो लोगों के मुद्दे और मसाइल को जो है वो एड्रेस करे। अब ज़ाहिर सी बात है हुकूमत बन चुकी है और उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है। वहीं अगर हम अपोजिशन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सेंटर में तो गवर्नमेंट है ही है, जम्मू कश्मीर में भी अपोजिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है। आज की अगर हम बात करें तो अ, भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा हुकूमत, ये मिली जुली सरकार जो है वो ऐसे लगती है कि मौजूदा सरकार को भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो मिलकर ही काम करना पड़ा। हालांकि समर्थन कांग्रेस का है, लेकिन फिर भी बीजेपी का रोल सेंटर में है, तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी की क्या जो इम्पोर्टेंस होगी इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। बहरहाल हर जगह से, हर कोने से नुमाइंदे चुने गए। कई जगहों पर एनसी जीती, कई जगहों पर कांग्रेस जीती, कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी, हालांकि दो बड़ी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ही जो है वो उभरी। और ऐसे में अब जो लोगों के सपने हैं, जो लोगों की उम्मीदें हैं, अब उन पर जो है वो लोगों की निगाह एक बार फिर से जो है वो जाने लगी है और अपने अपने चुनिंदा नुमाइंदों से अपने जो रीजन के मुतालबे हैं, अपने जो रीजन के मामलात हैं, उनके बारे में जो है वो लोग गौर व फिक्र करने लगे हैं और बातचीत करने लगे हैं। फ़िलहाल आज हम सरपंच नूर आलम साहब के पास पहुँचे, एक्स सरपंच है और भारतीय जनता पार्टी के भी एक काफ़ी माने हुए जो यहाँ पर चेहरे हैं और काफ़ी अहम भूमिका निभाई इन्होंने। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, यानी लोकसभा इलेक्शंस की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर असेंबली के इलेक्शंस की बात करें, और उसके अलावा भी बठंडी एरिया में या फिर इस रीजन में लोगों की फलाह व बहबूद के काम के लिए हमेशा मंजर-ए-आम पर रहते हैं, जो सामने रहते हैं। आज हम बठंडी में क्या कुछ जो है वो अब बदलाव हमें देखने को मिलेगा। नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है बहू से, और बहू से जो है वो विक्रम रंधावा साहब जो है वो चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मशहूर चेहरे हैं और इस वक्त जो है वो यहाँ के एमएलए हैं। वो अब बठंडी रीजन में बहू कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ नए जो प्लान्स है, प्रोजेक्ट्स है और क्या कुछ विजन है, वो हम जानने के लिए यहाँ पर सरपंच नूर आलम साहब के पास जो है वो पहुँचे हुए हैं और पूछेंगे इनसे कि क्या कुछ ये विचार साझा करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हो तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमें वक्त देते हैं और यहाँ के मामलात पर जो है वो आवाज़ उठाने के लिए सामने रहते हैं। शुक्रिया नासर जी, आपका और आपके चैनल का, जो कि आप समय समय पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं और तमाम तरह की जो हालात हाजरा की खबरें हैं तमाम लोगों तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप जो ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों के फलाह बहबूद के जो भी मसले मसाइल होते हैं उनको उजागर करवाते हैं और मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जाकर मुख्तलिफ़ लोगों से आप बातचीत करते हैं और इंटरव्यूज़ करते हैं और लोगों को हालात से रोशनास करवाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच साहब, सरकार बन गई और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए जो है वो चुना गया और बहुत ईमानदार और बड़े ही जो एक अच्छे सिफ्त के आदमी है विक्रम रंधावा साहब। अब बठंडी के तो बहुत सारे मामलात जो है वो इलेक्शन से पहले सुनने में आए। कई बार तो कहा गया कि इस कॉलोनी को ही हटा देंगे हम। इलेक्शन से पहले ये भी सुनने में आया कि सब गैर कानूनी है और भी बहुत सारी अफवाहें जो है वो फैलेगी, लेकिन आस्ता आस्ता सब कुछ झूठ साबित होने लगा। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या कुछ ऐसे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं आपके द्वारा वो है, और क्या कुछ मांगे जो है वो आपने सामने रखी है यहाँ की फलाह बहबूद के लिए? देखिए जी, ये तो हकीकत है। वाक़या करीबन 5-6 महीने हो गए हमारे जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर नई सरकार बने हुए और तमाम जेके यूटी के लोगों की बहुत सारी उम्मीदें सरकार से वाबस्ता हैं और लोग हर जगह लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नई सरकार बनी है और लोगों की तमीर और तरक्की के फलाह बहबूद के काम होंगे, मगर जो होना चाहिए था वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो रही दूसरी बात हमारे यहाँ गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की, बिल्कुल हकीकत बात है कि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी भी एक जो जिसका नाम आज बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है, अभी आपने हमारे मौजूदा एमएलए साहब जनाब विक्रम रंधावा जी का जिक्र किया और वाकई ही वो बड़े होनहार लीडर हैं और बड़े एक्टिव हैं। इससे पहले कबल आज से
27-28 साल पहले इनके वालिद मोहतरम मरहूम चौधरी प्यारा सिंह जी यहाँ एमएलए हुआ करते थे और उन्होंने भी अपने वक़्त में यहाँ इस इलाका की तमीर और तरक्की के को काफ़ी सारे काम किए। तो अब रंधावा जी हमारे एमएलए हैं और ये काफ़ी एक्टिव हैं इस चीज़ में, और वाक़या ही हर जगह कंस्टिट्यूंसी के अंदर कोने कोने में गली गली में जा कर के तमीर और तरक्की के कामों को देख रहे हैं। और मैंने भी इनके साथ रुजू किया और इनको लाया अपने इस इलाका में। अभी नए प्रोजेक्ट, नए प्लान जो बने हैं काफ़ी सारे, मैंने करीबन 20 काम जो हैं अपनी पंचायत के मुख्तलिफ वार्ड्स में जो रखे हैं अभी। तो कुछ पिछले दिनों में 1-2 बड़े काम, हमारे रैका में एक बड़ा काम करवाया इन्होंने, जो बहुत बड़ी पुरानी दरीना मांग थी लोगों की, एक जो वहाँ से रास्ता था वो काफ़ी दरीना मांग थी, वो काम करवाया। वो अब पब्लिक उसके लिए बहुत खुश है। तो उसके अलावा मैंने जितने भी हमारे यहाँ इस पंचायत की वार्ड्स हैं उनमें मुख्तलिफ जगहों पर बहुत सारे काम थे, गली के काम थे, नालियों के काम थे। अब बरसाती जो नाला है उसके काम हैं। अब बरसात आने वाली है तो उसकी वजह से बहुत सारी जो है लोगों को परेशानी होती है। बारिश का पानी आ जाता है, सैलाब की सूरत हाल बन जाती है। ऊपर हमारा सागरी मोहल्ला है, कुलियाँ मोहल्ला है, उसमें लोगों की बहुत सारी परेशानी होती है। यहाँ देखा जाए ओवरऑल जो है वो इसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अधूरा पड़ा हुआ है। आपने नाले की बात की, बहुत सारा नाला आपके इस भटंडी का ऐसे जिसके ऊपर लोगों ने लेंटर डाल के अपने गाड़ियों की पार्किंग के लिए बना दिया गया है। हालांकि ऊपर का जो आपका नाला का एरिया है वो पूरा जो है वो जंगल से जो है वो पानी आता है और मलबा आता है। वो जब बंद होगा यहाँ पर तो पूरी बस्ती जो है वो उससे फ्लड का शिकार हो जाएगी। इसके अलावा अगर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की हालत यहाँ पर ठीक नहीं है, सड़कों की ड्रेनेज ठीक नहीं है, लाइटनिंग नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब का अपना घर यहाँ पर है, बाकी बड़े बड़े मिनिस्टरों का घर यहाँ पर है। आसपास के इलाकों की तो छोड़िए, दूर दराज इलाकों की बिजली पानी सप्लाई तो छोड़िए, आसपास जो सीएम साहब के आसपास के एरिया है वो भी जो है वो बिल्कुल ही ध्यान के बिना जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़ास नहीं है यहाँ पर, जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ख़ास नहीं है। पानी जो है वो उसके एक ही रिसोर्स है, तवी से आने वाला पानी, और आपको पता है कितना गंदा है, हेल्थ का भी मसला बनता है। यहाँ ओवरऑल जो प्रोजेक्ट्स है उनको थोड़ा सा शुरू किया गया है फिर छोड़ दिया गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है वो एक फिर इस पर समय लगेगा, और जिस हिसाब का आप काम करके एक एमएलए के बस में है ये सब करना। देखिए, यहाँ तक जितना हो सके जो पॉसिबल होगा तो वो एमएलए ने हमें हमारे साथ वादा किया है। मैंने काफ़ी टूर भी उनके करवाए और वो काफ़ी सारे प्लान जो दिखाए, और वो इस वक्त प्लान में रखे हैं काम उनके लिए। वो बहुत जल्द ही वो काम स्टार्ट होंगे, उनके लिए पैसा भी आएगा। तो अलावा जो और बड़े सारे काम हैं, जैसे अभी आपने बात की स्ट्रीट लाइट की बात की, तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज से पहले कबल हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के हमारे बुज़ुर्ग शख्सियत जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी आज चीफ मिनिस्टर हैं। तो बड़े दुख से कहना पड़ता है, नेशनल हाईवे से जो बठिंडी है वहाँ सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है, और नेशनल हाईवे से बठिंडी तक ऐसी लाइट्स, ऐसे रोड होने चाहिए थे कि जिसको लोग देखते और लोगों को सहूलत होती, मगर ऐसी चीज़ नहीं है। तो रही डेवलपमेंट की, बहुत सारे मसलों मसाइल हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है यहाँ ये ज़मीन का रेगुलाइजेशन का। तो ये कई बार हमने सरकार के नोटिस में लाया, क्योंकि ये हमारा इलाका जो है ये कदीमी जो हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग जो जहाँ रहते हैं, कि सदियों से हम लोग रहने वाले यहाँ, तो ये हमारा बहुत दरीना मांग है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी में से कोई ऐसा लीडर था नहीं जो हमारी बात सेंटर तक पहुंचा सकता, या हमारा ये बड़े पैमाने का काम है इसको करवा सकता। तो हमारे इस इलाका को इग्नोर किया गया। मैंने कई बार पहले भी ये बात मीडिया के माध्यम से सरकार के नोटिस में लाने की कोशिश करी है, आज फिर करूँगा कि बहुत सारी कॉलोनीज़ जो हैं वो रेगुलाइज हुई हैं। तो हाँ, बात कितनी कॉलोनीज़ है जिनको रेगुलराइज करना है? क्योंकि आपको याद होगा जब डिमोलिशन शुरू हुई थी तो कॉलोनीज़ के रेगुलराइजेशन का मामला जो है वो सामने आया, और उस वक्त लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और ये मांग रखी थी। हालांकि तब आश्वासन दिया गया था कि जल्दी रेगुलराइज करेंगे। टोटल कितनी कॉलोनीज़ है जिनको रेगुलराइज करना है अभी? और ये जो बठंडी है, क्या ये रेगुलराइज होनी है या ये पहले से ही जो है वो किसी जो तबके के अंदर आती है ये ज़मीन? देखो जी, देश का कानून जो है या JKUT रियासत जम्मू कश्मीर का कानून है, वो सब के लिए एक जैसा कानून है। मैं पिछले 37 ईयर की बात करूंगा, पिछले 37 सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 13 ऐसी कॉलोनी थी जो रेगुलाइज हुई हैं।
ये हमारी सुंजमा पटवार जो बहुत बड़ी पटवार है और बहुत पुरानी और काफ़ी बड़ा एरिया इसका है। ये बठिंडी जो है, नमाबाद का एरिया जो है, ये इसी पटवार में आता है ये। तो ये बदकिस्मती से ये हमारी जो सुंजमा पटवार है ये भी रेगुलाइज होनी चाहिए थी। इसकी बहुत बार इसकी फाइल भी बनी हुई है, कहीं किसी जगह सेक्रेटरीट में पड़ी हुई है। तो हमारे इस इलाका के लोगों को इस चीज़ से इग्नोर रखा गया कि हमारी इस सुंजमा पटवार की ये जो कॉलोनीज है इसको रेगुलाइज नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ कि सरकार जैसे पिछले 37 सालों में 13 कॉलोनीज जम्मू कश्मीर के अंदर रेगुलाइज की, मुझे लगता है कि शायद 2010-11 में भी जम्मू के अंदर कोई 1-2 कॉलोनी ऐसी थी जहां सुभाष नगर में वो रेगुलाइज की थी गई थी। उसी तर्ज पर मैं कहता हूं कि सरकार कोई मुनासिब सा रेट निकाले जिसको सरकार के लिए रेवेन्यू भी बन जाए और गवर्नमेंट लोगों को देने में तकलीफ भी ना हो और वो इस इलाका को रेगुलाइज किया जाए। लेकिन लोगों ने पहले भी तो पैसे दिए हैं जब ज़मीनें लोगों ने ली हुई, किसी ने वो बेची थी, किसी ने दी है ज़मीनें, तो डबल लोगों से पैसा लेना ये कितना सही है? देखो, असली बात मैं आपको बताऊंगा कि आज से 1953 से लेकर 1957 तक की बात है कि उस वक्त भी सरकार होती थी तो हमारे इस इलाका के लोगों को 32-32 कनाल का पर कुंबा को एक प्लाट अलाट किया गया था। हमारे गुजर कम्युनिटी के लोग जो हैं ये इलिटरेट लोग हैं, तालीम की कमी थी हमारे लोगों में और ये दादा परदादा के टाइम से ज़मीनें पकड़ के संभाल के रखी थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे ही लोगों ने किसी को 5 मरले, किसी को 10 मरले, किसी को 1 कनाल ज़मीन फ़रोख्त की है उसमें, जिसमें ये जो अक्सर कई बार मीडिया में बहुत सारी बातें उछल के सामने आती हैं, जी देखो जहाँ पर लोगों ने कब्ज़े किए हुए। किसी बाहर के आदमी ने यहाँ पर नजायज़ और ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। हालांकि बाहर के लोगों को तो 5 मरले ज़मीन भी देने का वादा सरकार जब वो दे सकती है तो इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करने में प्रॉब्लम कहाँ पर थी? तो अब मैं तो यही कहना चाहूँगा दोबारा कि ये हमारा इस इलाका को रेगुलाइज किया जाए। जो बाहर के लोगों ने भी 5 मरले 10 मरले या 1 कनाल ज़मीन खरीद के यहाँ पर अपने रहने के लिए छोटा छोटा आशियाना, कोठियाँ, मकान वगैरह बनाए हुए हैं, तो गवर्नमेंट का मुनासिब रेट निकाले और उस मुनासिब रेट लोगों से वसूल करके हमारी इस कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए। तो मेरी तो यही गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सरकार के नोटिस में ये लाना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ, मैं मौजूदा सरकार जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि पूरी भरपूर कोशिश करके जिस तरीके से पिछले दौर में 13 कॉलोनी जम्मू कश्मीर के अंदर रेगुलाइज हुई हैं, हमारे सुंजमा पटवार के अंदर जितना भी एरिया आता है या नरवाल का एरिया आता है या छन्नी रामा का एरिया आता है या और भी कोई दूसरी जगह है, तो इसको रेगुलाइज किया जाए। लेकिन सरकार के पास आपको लगता है कि इतनी पावर है? कहते तो है कि सरकार खुद जो है वो यरगमाल है, जब तक एलजी साहब से वो जो है वो एलजी साहब जो है वो फाइनल जो हरी झंडी नहीं देंगे तब तक सरकार का कोई प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं होता। क्या लगता है आपको उमर अब्दुल्ला की सरकार ये कर पाएगी? और यहाँ तो एमएलए बीजेपी के हैं, अब सरकार के बजाय आप क्या बीजेपी के जो एमएलए यहाँ पर है वो ये काम नहीं कर सकते? देखिए, हम जो मौजूदा सरकार है उससे भी गुजारिश करेंगे और मैं ख़ास तौर पर मैं एलजी साहब से ये गुजारिश करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो अभी मैं बात कह रहा हूँ रेगुलाइजेशन की, इसके ऊपर गौर किया जाए और इस हमारे इलाका को रेगुलाइज किया जाए। मैंने जुगल किशोर शर्मा जी से बात करी थी, मैंने विक्रम रंधावा जी से बात करी थी, मैं पार्टी ऑफिस में भी गया था, मैंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी से मैंने बात करी थी इसी मसले पर, और उन्होंने बोला था, उन्हें हमें आश्वासन दिलाया था इस चीज़ का कि हम इस पर गौर करेंगे और इसमें हम मदद करेंगे। तो सरकार भी अगर इसमें कदम उठाए तो एलजी साहब की तरफ से भी मदद हो तो क्यों नहीं, ये कौन सा बड़ा काम है। यहाँ 13 कॉलोनीज रेगुलाइज हुई हैं तो ये 1-2 कॉलोनी और रेगुलाइज हो और लोगों को सहूलत हो, और इससे बड़ी क्या बात है। आखिर वजह क्या है? ये 1-2 कॉलोनीज़ क्यों जो है वो आज तक जो है वो पसे पुश्ते रखी गई? कोई वजह है इसके पीछे या फिर कोई सियासी साजिश मानी जा सकती है? बेसिकली हमारे इस इलाका के जो लोग हैं ये सीधे साधे लोग हैं। इन्होंने बहुत, मैं सच की बात करूंगा, इन्होंने बहुत अरसा तक नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी उम्मीदवार जहां खड़ा किया उसको हमने, बहुत सारे लोगों ने, हमारे इलाका के तमाम लोगों ने उनको इलेक्शन के टाइम वोट दिए। फिर हमने कांग्रेस के वक्त में भी हमने इनको लोगों को वोट दिए। मगर जब बात रेगुलाइजेशन की आती है, जब हमारी तमीर और तरक्की की बात आती है, हमारा जब मेन काम किसी की बात आती है, तो उस वक्त हमें इग्नोर किया जाता है। तो मैं अब कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैं वही बात बोलूँगा ना आपको, अब तो सरकार जो है वो बन चुकी है और बीजेपी तो सेंटर में इस वक्त रूल कर रही है, और बीजेपी जो कहे वो तो पत्थर पे लकीर इस वक्त होती है। यहाँ पे एमएलए भी आप ही के बीजेपी के हैं, तो आप ये किसको कह रहे हैं? आप मैं अपने बीजेपी के एमएलए से, एमपी साहब से भी गुजारिश करना चाहूँगा
और हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं, हमारे गुलाम अली खटाना जी हैं, हमारे एमपी जुगल किशोर जी हैं, ये हमारी सेंटर तक बात पहुंचाएं। हम अप्रोच करेंगे, सेंटर में सरकार बीजेपी की है, तो अगर स्टेट सरकार ना कर पाई तो हम सेंटर तक ये बात लेके जाएंगे। हमारी रेगुलाइजेशन का मसला है और ये एक जायज़ मसला है। तो दूसरी बात रही, आपने अभी पानी की बात करी बीच में, बिल्कुल ये सही हकीकत बात है कि तभी का पानी जो है उसको बागे बहू में फटकरी के साथ साफ़ करके हमारे इस इलाका को दिया जाता है, जो कि एक गलीज़ और साफ़ पानी नहीं है और लोगों की सेहत का मसला है। और वो पानी हमको दिया जाता है हर 2 महीने के बाद। हम या 1 महीने के बाद जब टैंकी साफ़ करते हैं तो 6-6 इंच उसके अंदर वो सफ़ेद वो फटकरी या क्या पता नहीं क्या चीज़ होती है जो पानी में घुल के आती है, वो चढ़ी होती है और उससे लोग बीमार पड़ते हैं। लोगों की अक्सर पेट की बीमारी रहती है। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने जनाब जावेद राणा साहब यहाँ आए हुए थे किसी जगह, एक शादी में हमारे ही बठिंडी पंचायत में, ऊपर एक जड़की गांव है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई। वो मैंने वहाँ उनके नोटिस में लाया कि हमने किसी टाइम 2004-05 में एक सर्वे करवाया था यहाँ पर बठिंडी में ही ग्राउंड वाटर वालों से, कि ताकि यहाँ पर बोरवेल करके यहाँ से साफ और शफाफ पानी निकाला जा सके। हमारे इस इलाका में पानी है मगर किल्लत है, कमी है तो पैसे की, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर मैंने उनसे गुजारिश की थी, उन्होंने आश्वासन भी दिलाया था कि हम ये काम करेंगे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फिर सरकार के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हमारे इस इलाका में बोरवेल करके पानी निकाला जाए और हमारा बहुत बड़ा एरिया है, इस एरिया को साफ और शफाफ पानी मिले और लोग जो हैं लोग दुआएं देंगे। और ये बहुत दरीना मांग है लोगों की कि हमारे इस इलाका में अगर बोरवेल निकाला जाए तो हमें साफ़ पानी मिले। पर ये वो डिमांड्स है, एक विजन है जो आप शेयर कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। प्लान अभी तक बीजेपी ने क्या कुछ जो है वो बनाया हुआ है, आपके एमएलए साहब का क्या प्लान है और आप लोगों की यहाँ से क्या कुछ जो है वो डिमांड्स आगे जो भेजी जा चुकी है इस वक्त के लिए आपके इस एरिया के फलाह बहबूद के लिए, जो सरकार के सामने इस वक्त डेस्क पर है? मैंने रोड के नाले के बहुत बड़े नाला जो हमारा बरसाती नाला यहाँ पर लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है, वो उनका प्लान में रखवाया है। वो सब एमएलए जी के नोटिस में लाए हैं और काफ़ी सारे कुछ काम हुए और बहुत जल्द हमारे काम बहुत बड़े काम होने जा रहे हैं। प्लान उनका तैयार हो गया है, बहुत जल्दी पैसा आ जाएगा उसके लिए। और हम इसकी भी कोशिश करेंगे, अगर ये ना मुमकिन हो सका तो सेंटर तक कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से, या मैं एमएलए से या एमपी साहब से अप्रोच करूँगा कि भाई आप हमें बोरवेल के लिए यहाँ पैसा दीजिए, जिससे हमारे इस इलाका में बोरवेल बन के तैयार हो और लोगों को सहूलत हो। जब से रंधावा साहब एमएलए बने हैं तब से लेकर आज तक उन्होंने पूरे जम्मू में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह वो पहुँचे और ख़ुद जो है वो इनॉग्रेशन की कई प्रोजेक्ट्स की। बठिंडी में उनको कभी भी नहीं देखा गया है। क्या हम मान लें कि बठिंडी के साथ उनका अब भी वो पुराना नज़रिया है, एक सोतीले सलूक वाली निगाह से देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल बठिंडी में भी वो आए और रैका में भी वो गए और मैंने उनके साथ खुसूसी मुलाकात की। अभी काफ़ी सारे काम जल्दी जो काम लगने वाले हैं, आप बहुत जल्दी उनकी इनाग्रेशन होते हुए देखोगे रंधावा जी के हाथों। जो हमारे बहुत दरीना मसले हैं, हमारे यहाँ पर 2 नाले हैं सागरी मोहल्ला में और कुलिया मोहल्ला में, जिससे बहुत बड़ा डैमेज होता है। साथ में आपने इसी नाला की बात करी, बिल्कुल ये हकीकत बात है कि यहाँ कुछ लोगों ने ज़ाती अप्रोच लड़ा करके नाला के ऊपर लेंटर डाल के तो गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह बनाई। ये इतना बड़ा बसी ऊपर बठिंडी इलाका जो पीछे पहाड़ी आप दिखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका, सारा बरसाती पानी जो है इसी नाला से आता है। अब उस नाला को इन्होंने छत डाल दिया, जब उसमें ब्लॉकेज हो जाएगी और जब ओवरफ्लो होगा तो ये मक्का मस्जिद के एरिया में जो कॉलोनी है इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। वो तो जब वो डाला गया था उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी? क्या उस वक्त कोई उनको नोटिस में लाने वाला नहीं था? असल में पहले तो ऐसे लगा कि ये पुलियाँ बन रही हैं, क्योंकि वहाँ आज बस्ती बनी हुई है काफ़ी दोनों तरफ। तो पहले तो ऐसा लगा कि ये हर घर को नाले के ऊपर जो उस तरफ दूसरा घर है तो उसको पुली बना के दे रहे हैं। मगर उन्होंने क्या किया, उसको सबको जोड़ के वो पूरा ही काफ़ी कोई 100-150 फुट 200 फुट एरिया में वो स्लैब डाल के बंद कर दिया उसको। और वो एक दिन बड़ा नुकसानदेह चीज़ होगी, ये मैं आपको दावे से कहता हूँ। हम यहाँ कदीमी रहने वाले हैं, बड़ी बरसात जब होती है बहुत पानी इस नाला में आता है। अब नाला छोटा सा रह गया है 15 फुट का, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो जब वो बंद हो जाएगा, ओवरफ्लो होगा तो तमाम इस कॉलोनी को बहुत बड़ा खतरा है और वो बहुत बड़ा नुकसान करेगा। अब रंधावा साहब फाइनली यहाँ कब आ रहे हैं बठिंडी के अंदर? बहुत जल्द मैं उनको विजिट करवाऊंगा बठिंडी, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको भी इनवाइट करूंगा उस दिन, और दूसरे चैनल्स भी होंगे। आप मंजर यहाँ पर देखेंगे, हमारे एमएलए साहब की कारकर्दगी देखेंगे, उनकी कारगुजारी देखेंगे, उनके काम देखेंगे बहुत जल्द। माया नाज लोग यहाँ पर रहने के लिए आए,
मिडिल क्लास फैमिलीज़ भी जम्मू कश्मीर के तमाम हिस्सों से आई यहाँ पर रहने के लिए, मकान लिए, घर बनाए लोगों ने, तालीम के मामले को लेकर के या फिर नौकरियाँ यहाँ करते थे इसलिए। उसके बाद वीवीआईपीज़ का आना शुरू हुआ। खुद फारूक अब्दुल्ला साहब का मकान यहाँ पर है और बड़े नामों और पार्टियों के बड़े बड़े लीडर यहाँ पर जो है वो रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि जम्मू शहर से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा ये भटंडी आज भी एक प्रिमिटिव कंडीशन में छोड़ा गया है। यहाँ पर सड़कों की हालत बड़ी खस्ता है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, पानी की सप्लाई जो है वो साफ़ नहीं है, बिजली की सप्लाई पूरी नहीं है, यहाँ पर बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ तक कि गर्मियों में यहाँ पर एंटरटेन होने के लिए, घूमने के लिए ना कोई पार्क है, ना कोई वाटर पार्क है, ना कुछ है। यानी कि तमाम वीवीआईपीज़ यहाँ पर है, तमाम लोग जो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो ड्यूटीज़ के लिए यहाँ आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी थी वो बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 10 सालों की ही बात नहीं करूँगा, उससे पहले भी कई सरकारें रही है, कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, माफ़ कीजिएगा कांग्रेस, पीडीपी और एनसी की सरकारें यहाँ पर जो है वो रही। उस वक्त भी इस रीजन को जो है वो नज़रअंदाज रखा गया है। और आज जब लोगों की सरकार एक बार फिर से बनी है, जब उम्मीदें लोगों की एक बार जो है वो दोबारा जाग उठी है कि आवाम की सरकार आवाम के लिए कुछ ज़रूर बेहतर करेगी, लेकिन 6 महीने गुजर चुके हैं, सरकार बने हुए, बड़े बड़े मुद्दे भी वैसे ही पड़े हुए हैं। तो फिर ये लोकल मुद्दों पर कब सरकार नज़रसानी करेगी, ये एक जानने वाला विषय होगा। क्या लोगों की ये दरीने मांगे पूरी होंगी? क्या सरकार लोगों के ये प्रोजेक्ट पूरे करेगी? क्या फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली भटंडी सुजवा एरिया में जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी? ये बातचीत के लिए हम एक और रिपोर्ट लेकर के आपके पास पहुँचेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आप क्या विचार रखते हैं हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर जानना चाहेंगे। अपने विचार कमेंट सेक्शन में हम तक साझा करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे। दीजिए मुझे इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।